नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, नतीजे आ गए हैं, लेकिन अब नतीजों को लेकर विवेचना चल रही है और उस विवेचना के क्रम में एक बहुत बड़ी चीज जो कुछ लोग दे रहे हैं, जिसमें विपक्ष के भी कुछ लोग हैं, वो ये है कि ये नतीजे पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड हैं, एकदम आउट ऑफ एक्सप्लेनेशन है और इसके पीछे जो वजह है वो वजह ईवीएम है कि सरकार ने, मोदी सरकार ने या रूलिंग पार्टी ने ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करके ये नतीजे प्राप्त किए हैं। अब ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है नहीं, ये तो कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता पाएगा। हम लोग लेकिन इसके राजनीतिक पक्ष का एक विवेचना कर सकते हैं कि क्या राजनीतिक रूप से ये जो नतीजे आए हैं ये पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड हैं या नहीं। और उसी को लेकर उसमें अगर देखा जाए तो एक राज्य जिसको लेकर ये काफ़ी चर्चा हो रही है कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, वो बिहार है, जहां पर 39 सीट्स एनडीए को मिली हैं 40 में से, और एक सीट पर सिर्फ कांग्रेस, महागठबंधन का पूरा सिमट के रह गया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में विष्णु नारायण है। विष्णु द बिहार मेल नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं और बिहार में काफ़ी घूमे हैं इस चुनाव में। इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो नतीजे आए हैं ये पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड है या इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन है या ईवीएम जैसी कोई चीज़ है जिसके चलते ये समझा जा सके। विष्णु, पहले तो स्वागत है आपका। और दूसरी बात ये कि ये पिछली बार अगर देखा जाए तो एनडीए में नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, राजद अलग लड़ रही थी, उसके बावजूद बीजेपी जो है वो और रालोसपा वगैरह उसके साथ थे, वो 31 के करीब सीटें 40 में से लाई थी, और राजद अपने दम पर अकेले लड़के भी 4 सीटें लाया था। और राजद और कांग्रेस मिलकर लड़े थे तो 4 सीटें वो लाए थे और 2 सीट शायद कांग्रेस को मिली थी। तो पिछली बार सिर्फ 2 पार्टियां थी, तब भी उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था। इस बार तो 5 पार्टियां थी, फिर भी पूरा महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमट गया। तो क्या पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड है या इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन है या ईवीएम की कोई गड़बड़ी है? नहीं, ईवीएम की गड़बड़ी तो नहीं है या नहीं है, ये बहुत बड़े रिसर्च का विषय है और हम उससे एक्सपर्ट नहीं हैं। आपने भी कहा इस चीज़ के बारे में, मगर ग्राउंड पर जो चीज़ें दिखती हैं, नीतीश कुमार कहीं हो, नीतीश कुमार इज़ अ फोर्स टू रेकन विद। अगर आप नीतीश कुमार को खारिज कर रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो अलग लड़े, उनके पक्ष में परिणाम नहीं रहे, फिर उसके जिस तरीके से वो ऐसा कहा कि फिर जब वो मांझी को लाए बीच में और फिर मांझी को फिर से हटाया, और फिर वो जिस तरीके से लालू प्रसाद के साथ गए और लालू प्रसाद के साथ हटे, तो हर बार उनको लेकर के एक टर्म जो पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अपना पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया। मगर इस बीच भी वो चाहे जिस तरीके की भी चीज़ें की हों, नीतीश कुमार ने इस बीच डिलीवर किया है। ग्राउंड पर 7 निश्चय योजना को लेकर के जो काम है वो ग्राउंड पर पहुंचा है। नीतीश कुमार जब ये बात कहते हैं कि अब हमने कोई एक गांव नहीं छोड़ा है जहां बिजली ना पहुंची हो, तो इस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही अब इक्के दुक्के या दर्जन भर 10-20 गांव होंगे बचे कहीं बिल्कुल इंटीरियर्स में जहां बिजली वाकई ना पहुंची हो, बाकी उसके अलावा बिजली पहुंची है। तो सोचिए कि एक गांव जहां कभी बिजली ना पहुंची हो वहां बिजली पहुंच जाए तो वो वोटिंग पैटर्न को किस तरीके से चेंज कर सकती है। फिर दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार खास तौर से लालू प्रसाद के पास जो एक कभी सेट वोट बैंक हुआ करता था, उस वोट बैंक पर जिस तरीके से आपकी बात बस में थोड़ा मैं काट रहा हूं, तो पहली चीज चूंकि उस पर पहले ज्यादा आ जाए, तो आप कह रहे हैं कि नतीजे पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, इसकी उम्मीद थी, और दूसरा आप कह रहे हैं कि उसके पीछे एक बड़ा एक्सप्लेनेशन नीतीश कुमार है। अब इसी को हम थोड़ा और डाइसेक्ट करें तो पहली चीज तो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, तो हम लोग भी ये मान रहे थे कि 25 से नीचे तो एनडीए नहीं जाएगा, लेकिन ये 39 चला गया। तो आपका क्या मानना था इस पूरे उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन, विपक्ष का भी जो कैंडिडेट सिलेक्शन है वो बहुत गड़बड़ रहा है। आप सिर्फ अंतिम समय में किसी को साथ ला करके और उसको अधिकांश सीटें दे करके नहीं लड़ सकते हैं। अब बिल्कुल से जब युद्ध में जाने वाले हैं तो आप अपने उस तरीके से जो पहले तैयारियां करनी होती हैं आपने नहीं की। जहां तैयारियां की इनके प्रत्याशियों ने, विपक्ष के जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहां वो मार्जिन को कम करने में भी काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। अगर आप जैसे आप सुरेंद्र यादव जिस तरीके से बहुत क्लोज मार्जिन से जीतते हार गए, तो वहाँ जिस तरीके की चीज़ें कि वहाँ तेज प्रताप यादव एक फैक्टर के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव और एक कैंडिडेट उतार रहे हैं अपनी ओर से और जाकर के उसके पक्ष में भाषण कर रहे हैं। माने कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो उम्मीद थी कि एनडीए बहुत नीचे नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ बची खुची कमी महागठबंधन ने खराब कैंडिडेट और खराब आपसी तालमेल के चलते कर दी। नहीं, मुझे जो सबसे पहले चीज़ दिखाई पड़ी
जब नरेंद्र मोदी की पटना में रैली थी उसमें वैसी भीड़ नहीं आई थी जैसे 2014 की रैलियों में भीड़ आई थी उनके। और मगर इस बीच जो चीज़ हुई कि पुलवामा, बालाकोट और अभिनंदन, तो ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था। और इस फैक्टर को आप वहाँ देखिए ग्राउंड पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, नरेंद्र मोदी क्राउड को जिस हिसाब से कनेक्ट करते हैं उसको लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर के तौर पर था। और नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी का ऑरा, ये दो चीजें, अच्छा, अब दोनों चीजें साथ साथ काम की हैं और अब इसी पक्ष में इसी में अब बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के आपको लग रहा था कि 25 से ऊपर रहेगा एनडीए, और उसमें अगर वो 39 चला गया है तो कुछ और चीजें भी इसके पीछे हैं। तो इसी में थोड़ी बात कर लेते हैं। दो चीजें हैं अब इस ईवीएम थ्योरी के पक्ष में जो लोग दलील दे रहे हैं, वो जो दलीलें दे रहे हैं उनमें से एक दलील ये है कि सीमांचल का इलाका जो है, सीमांचल के इलाके में मुस्लिम आबादी काफ़ी है जी। और हम लोग भी यही मान रहे थे कि सीमांचल जैसे कटिहार का इलाका हो गया या अररिया का इलाका हो गया या किशनगंज का इलाका हो गया, यहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, कई जगह तो 40% प्लस है, बल्कि अधिकांश जगह 40% प्लस है। तो मुस्लिम तो बीजेपी को वोट देता नहीं है, तो उस परिस्थिति में बीजेपी वहाँ कैसे जीती? तो किशनगंज तो नहीं जीती, किशनगंज एकमात्र जो कांग्रेस की सीट आई है वो किशनगंज से आई है। लेकिन जो अन्य इलाका सीटें हैं जैसे कटिहार में, हालांकि मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 7,000 के करीब मार्जिन है जिससे कटिहार जदयू ने जीता है। तो जदयू को शायद ये रणनीति भी होगी कि जदयू को ये सारे मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स दिए गए, तो जदयू ने वहाँ पर प्रत्याशी उतारे, अति पिछड़े प्रत्याशी उतारे और वो जीते। अब सवाल इसमें यही है कि अति पिछड़े प्रत्याशी होंगे, उनको सारे हिंदुओं का वोट मिला होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिना मुस्लिम वोट के नहीं जीत सकते। तो क्या आपको लग रहा है कि जदयू मुसलमानों का छोटा सही लेकिन एक हिस्सा पाने में सफल रही? नहीं, नीतीश कुमार उस पर काम करते रहे हैं लंबे समय से। अब इसमें ये तो आंकड़ों वाली बातचीत है कि वो कितना वोट ले पाए हैं, मगर संभावना से इनकार नहीं किया, संभावना से इनकार नहीं किया जाता है कि नीतीश कुमार वो उस सेक्शन में से वोट नहीं लेते हैं। और नीतीश कुमार ने खास तौर से इस बार जिस तरीके की बातचीत मैं जब था ग्राउंड पर, सबसे पहले नीतीश कुमार को मैंने 3-4 जगहों पे सुना। मधेपुरा में वो बिल्कुल हॉल्ट करके शरद यादव के खिलाफ जो उन्होंने उम्मीदवार उतारा था उसके खिलाफ वो 8-10 दिनों तक वहाँ एक होटल में रुक करके और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए और शरद यादव को हराने के लिए वो रुके थे। और तो उसको लेकर के, और वो 2019 की पिच पर जिस तरीके का भाषण कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो 2020 की तैयारी कर रहे हैं। पुलवामा का और युद्ध का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अगर आप 10 मिनट वो भाषण देते हैं तो 2 मिनट तक उसकी बातचीत होती है, फिर 8 मिनट बिल्कुल अपनी पैटर्न पर और अपनी चीजों पर बातचीत करते हैं। ये कई लोगों ने इनफैक्ट हाईलाइट भी किया कि कैसे नीतीश कुमार अपनी योजनाओं का ज्यादा जिक्र कर रहे हैं और केंद्रीय योजनाओं का कम जिक्र कर रहे हैं। तो वो 7 निश्चय योजना, वो मैं टोला सेवक के बारे में जिक्र कर रहा हूँ आपसे, जो और मुसलमानों के बीच में वो तालीमी मरकज है। और टोला सेवक जो महादलितों में एक टोला सेवक आप बता रहे थे, क्या चीज है वो? टोला सेवक बेसिकली उन्होंने एक चीज़ शुरू की है और कि ये महादलित और मुसलमानों के भीतर भी जो निचला तबका है उनको स्कूल तक लाने के लिए, और उसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, और उनको बाकायदा सरकार अपनी ओर से स्टाइपेंड देती है, 7-8 हज़ार रुपये की तय राशि है। तो वो लोग सरकार के लिए और काम करते हैं, और वो महादलित कम्युनिटी में खास तौर से काम करते हैं। मुसलमानों में भी आपने बोला? जी, मुसलमानों में भी। वो तालीमी मरकज के नाम से मुसलमानों के बीच में, और टोला सेवक, और बाद में वो शिक्षा सेवक हो गए हैं। तो दोहरा काम एक तरीके से हो रहा है। एक तरफ तो रोजगार का सृजन हो रहा है, कुछ भले ही बहुत पैसा नहीं लेकिन कुछ पैसा मिल रहा है, और दूसरी तरफ उस एक कम्युनिटी के बच्चों को स्कूल में लाने की थोड़ी इंश्योर किया जा रहा है कि वो स्कूल में आए, शिक्षा पाए। तो वो काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक ग्राउंड पर जो काम दिखा खास तौर से नीतीश कुमार ने शराबबंदी के बाद एक जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने पक्ष में बनाई है वो महिलाएं हैं। और ये जाति और रिलीजन को एक तरीके से काटता हुआ एक ग्रुप है जो वोट करने जाती हैं महिलाएं। हम सभी देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी कि इस मई की दोपहरिया में, और इस बात का जिक्र बार बार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं कि मई जून की दोपहरिया में चुनाव नहीं होने चाहिए। तो वो जानते भी हैं कि उनका वोटर जो है वो किस तरीके से वोट करने नहीं जाता है। तो जो वोट करने जाता है वाकई वो भी कितना परेशान होता है वोट करने को लेकर के। तो इस बीच जो एक जीविका करके उनका एक काम है। जी, जीविका का आप बता रहे थे कि कोई महिलाओं के बीच में, कोई महिलाओं के बीच में ही नहीं, कुटीर उद्योगों के लिए और अलग अलग जगहों पे सरकार प्रश्रय देती है किसी भी तरह के उद्योग, किसी भी तरह का धंधा करने का। इवन कि जो महिलाएं आपस में चंदा करके किन्हीं को ज़रूरत है तो वो उनसे पैसा लेती हैं, अपनी कोई महिलाएं दुकान खोल सकती हैं। तो ये महिलाओं के लिए खास तौर से है, उसमें भी दलित महादलित।
तो ये जो सीधा और उनको सशक्त किया है, जो पहले कभी बैंक तक नहीं पहुंची थी महिलाएं, उनको बैंक तक पहुंचाया है। तो एक तरह की एनर्जी है वहां पर ग्राउंड पर। माने आपका इस लिहाज से अगर देखूं मैं तो आपका कहना है कि पहली चीज तो इस जीत में नीतीश कुमार का सबसे अहम योगदान है। दूसरी चीज आप कह रहे हैं उसको और एक्सप्लेन करते हुए कि नीतीश कुमार का भी अगर योगदान है तो क्यों है, तो योगदान इसलिए है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी क्रिएट की है जो कास्ट और कम्युनिटी के बाउंडेशन के आगे जाती है। जैसे महिलाएं जो आप जीविका से जुड़ी हुई बोल रहे हैं, वो जिस भी जाति की होंगी वो वोट तो नीतीश कुमार के पक्ष में करेंगी। या जो तालीमी मरकज वाला काम है उसके चलते महादलितों में उनका एक आधार बना, मुसलमानों के बीच में टोला सेवक तो महादलित और मुसलमान दोनों के बीच में। तो इसलिए ये एक संभावना जो है कि अररिया किशनगंज वाले इलाके में मुसलमानों के एक तबके ने भी नीतीश को वोट किया होगा। और विपक्ष भी सारी चीज़ों को, जैसे वहाँ से ऐसा नहीं है कि तारिक अनवर बहुत पहले से जीतते रहे हैं, पिछली बार भी एनसीपी के टिकट पर भी जीत गए, तो आप सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है कि आप लगातार जीत रहे हैं और उसके बाद आप भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। उन इलाकों में आप अगर जाएंगे और जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति है, तो नीतीश कुमार ने तो कुछ हद तक डिलीवर की हैं चीज़ें। अगर आपको गली नली कहीं दिखती है तो उसके बाकायदे उसका एक जगह बोर्ड लगा हुआ है कि ये राज्य सरकार ने बनाया है, तो उसका भी फ़ायदा। जहाँ बिजली पहुँची है वहाँ बिजली के पहुँचने का फ़ायदा। और उसके बाद फिर वो जल नल एक बड़ी योजना है, खासतौर से नीतीश कुमार इसका जिक्र भी कर रहे हैं चारों तरफ, तो जल नल पहुँचाया है। तो जहाँ पानी की समस्या है और पानी की समस्या पूरे बिहार के भीतर धीरे धीरे सर उठाती दिख रही है, चाहे वो गया हो, नवादा हो, मतलब एक बड़ी समस्या के तौर पे, तो नीतीश कुमार उस पर काम करते दिख रहे हैं। और वो हालांकि उसमें भी बहुत हद तक वो असफल हैं, मगर अब वो कोशिश में लगे हुए हैं, ये दिखता है ग्राउंड पर। दूसरी एक चीज़ और, मुस्लिमों के ही अगर संदर्भ में मैं बोलूँ तो नीतीश जी का 2-3 चीज़ें और थीं। जैसे मुस्लिमों के भय को दूर करने के लिए जेडीयू लगातार बयान देती रही कि हम जब तक हैं तब तक दंगे नहीं होंगे या इस तरह की विछंड की घटनाएं नहीं होंगी। और दूसरा ये कि एक रैली का भी लोग जिक्र करते हैं जिसमें नीतीश कुमार थे और मंच पर आह्वान किया गया, हाथ उठा के भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। नीतीश कुमार चुपचाप बैठे रहे उसमें, उन्होंने वो सब नहीं किया था। हाँ, नीतीश कुमार ये नरेंद्र मोदी के साथ दिखा था मंच पर कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं तो वो और पिछाई धीरे धीरे, तो उस पर बहुत असहज दिखे नीतीश कुमार। तो अलग अलग तरीके की बातें चलने लगी कि नीतीश कुमार शायद असहज नहीं है, इस तरह की बातचीत होने लगी थी कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में वो चीज़ काम की है, उसके चलते एक मैसेज गया है कि नीतीश कुमार जो है वो इस एजेंडे पर नहीं खड़े हैं और माइनॉरिटी वोटर्स को थोड़ा सा वो एक तरीके से आपको कहा जाए तो आश्वस्त कर पाए कि जदयू को अगर आप वोट देंगे तो ऐसी कोई भयानक परिस्थिति या सांप्रदायिक तनाव की परिस्थितियां न पैदा हो बिहार में, इसके लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ। हाँ, माइनॉरिटीज़ के बीच में इस तरीके की चीज़ें वो अपने हद तक, हालांकि जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो वो असुरक्षा का भाव जो होता है वो मजबूत होता है। नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी या उनके साथ की जो भी पार्टियां थी दोनों तरफ गठबंधन, तो किस बुरी तरीके से उन्होंने थ्रैश किया। तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। और लालू प्रसाद को लेकर के जिस तरीके की सारी चीज़ खड़ी की गई, लालू प्रसाद को लेकर के जिस तरीके का रुदन हुआ चारों तरफ, वो कहीं ना कहीं दिखा ऐसा कि वो ग्राउंड पर नहीं है। लालू प्रसाद के वोट बैंक का जो मिथक है कि पिछली बार भी कहा कि लालू प्रसाद की वजह से, तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद की वजह से कम और नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के साथ होने की वजह से वो ज़्यादा फायदा हुआ कि जो भी एक समझदारी भरा वोटर है वो वोट करना चाहता है। एक सवाल आया है इसी बीच में। जीशान एक सवाल पूछ रहे हैं, जेएनयू के शोध छात्र हैं, ये पूछ रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के एक तबके ने वोट दिया, तो जाति कौन जाति है मुसलमानों की? मतलब मुसलमानों में भी जाति है, बिहार में तो भी जाति है, बिहार में तो ये काफ़ी है, तो कौन तबका है मुस्लिमों का जो संभवतः जेडीयू को वोट दे सकता है? हम लोग तो डेफिनेटिव आंसर तो इसका नहीं हो सकता, लेकिन क्या पसमानदा तबके के कुछ लोग
हाँ, वो तालीमी मरकज़ का भी जो काम है वो पसमानदा कम्युनिटी के बीच में ज़्यादा है। अच्छा। तो वो शेख सैयद नहीं है, वो जो निचली जातियां हैं खास तौर से अशराफ नहीं है पसमानदा जी। तो पसमानदा की, हालांकि वो पसमानदा भी कितने, क्योंकि अनवर अली उसकी राजनीति करते थे उनकी, और अनवर अली अली अनवर जदयू से एमपी भी बने। जी, एमपी भी बने। वो वही खास तौर से उसी राजनीति को करते हुए, और उसको नीतीश कुमार ने प्रश्रय भी दिया उनको, उनकी मजबूती। मगर इस बीच जब वो हटे तो ऐसा लगा कि वो सारी चीज़ें हटी हैं। मगर हाँ, नीतीश कुमार का अपनी ओर से कोई इस तरीके का बयान ना देना, और नीतीश कुमार अब जिस तरीके से पूरा अपना काम करते हैं, मतलब अपने काम को लेकर के फोकस्ड रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिखा है ग्राउंड पर। तो नीतीश कुमार अपने का, और एक भाव है, जैसे आमतौर पे माना जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी को जो सुनने आई है क्राउड, वो बिल्कुल उनके पक्ष में ही वो लालू प्रसाद के वोटर होंगे। मगर मैं एक जिक्र कर रहा हूँ एक वाक़ये का कि ये बिल्कुल सैंपल, हालांकि सैम्पलिंग भी नहीं कहेंगे इसको, कि हमारी गाड़ी फंस गई थी। हम नवादा, गोविंदपुर एक ब्लॉक है नवादा जिले के भीतर, तो वहाँ एक तेजस्वी की सभा होने वाली थी। तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया। तो शुरुआत में आप देखिए कि जमुई, झाझा, इन सारी जगहों पर आपका हेलीकॉप्टर, जब आप कैंपेन करना है आपको बिल्कुल, और आप नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी से लड़ने के दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे और आरक्षण बचाएंगे, और आपका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है। एक पूरे दिन आपकी 5-8 सभाएं हैं, तय हैं, और उसके बाद अंतिम समय में आप वहाँ आपका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता है। किशनगंज जो जीते भी हैं हालांकि वो लोग, तो किशनगंज में जो बातचीत हमें किशनगंज में घूमते फिरते पता चली कि वहाँ जो MIM का उम्मीदवार है वो बहुत मजबूती से लड़ा है। अच्छा। और उस कितने वोट हैं, मगर शुरुआत कल, हालांकि किशनगंज तो कांग्रेस ही थे। लेकिन ये हेलीकॉप्टर वाली बात आप क्या कहने के लिए कह रहे थे? हेलीकॉप्टर वाली बात ये कह रहा था कि जो आपका वोटर है वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के आशान्वित है कि ठीक है, नीतीश कुमार चले गए हैं। हेलीकॉप्टर से क्या लिंक है? हेलीकॉप्टर से जैसे विपक्ष का, खासतौर से हेलीकॉप्टर का मतलब आपकी सभाएं तय हैं। अच्छा। तो आप उन सभाओं में अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो कैंडिडेट का कहीं ना कहीं लॉस है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमुई में आपको उस कैंडिडेट के पक्ष में नहीं पहुंचे, नवादा नहीं पहुंचे, एक पूरे दिन में अगर तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सभाएं करके अपने कैंडिडेट के पक्ष में माहौल बनाने वाले काम में तो नीतीश कुमार ज्यादा आगे दिखे। नीतीश कुमार बिल्कुल हॉल्ट करके, नीतीश कुमार जहां हैं वहां बिल्कुल हॉल्ट कर जाते हैं। और आप देखिए कि शरद यादव को किस तरीके से हराया। शरद यादव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे जी। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर एक जो लीडर है वो अलग अलग सभाओं को करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है, और एक मुख्यमंत्री है किसी राज्य का कोई अगला, और वो जिस तरीके से हॉल्ट करके और वहाँ अपने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तो आप देखेंगे अगर ग्राउंड पर रहेंगे तो कुल मिला के बात इतनी सी है। EVM ने कोई चमत्कार किया या नहीं ये हम नहीं कह पाएंगे, ये तो बड़ी साइबर सिक्योरिटी वाली बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो परिस्थितियां तो थी, आप भी मान रहे हैं कि 10 से 12 सीट से 15 सीट गठबंधन जीत सकता है, ऐसी परिस्थितियां थी। इंडिविजुअली कहीं कहीं जो प्रत्याशी थे उनकी अपनी मेहनत थी और बहुत क्लोजली हारे हैं। तो जैसे मीसा भारती 12,000 के करीब वोट से हारे। सुरेंद्र यादव को देखें कितने क्लोजली हारे हैं। तो ऐसा लग रहा था, और अलग अलग जगहों पर भी कि मांझी अपनी सीट निकाल ले जाएंगे, मतलब ये बात। लेकिन वो आखिर में वो संभावना है, तो आखिर में बेहतर प्रचार के कारण भी, और उसमें एक बड़ा फैक्टर आप कह रहे हैं गठबंधन NDA के पक्ष में जो काम किया है वो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने एक तरीके से गेम चेंजर की भूमिका इस इलेक्शन में। का ग्राउंड पर काम था, और उसको फिर नरेंद्र मोदी का साथ मिला, और फिर वो सारा मामला जो खासतौर से इस युद्ध घोष को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि ऐसे वोटर्स थे जो कह रहे हैं कि भाई हम ठीक है, हमको पहले भी तो कोई चीज़ें नहीं मिली थी, कांग्रेस ने भी हमारा बहुत तो भला नहीं कर दिया, मगर उसने पाकिस्तान को घुस के मारा तो। और नरेंद्र मोदी इस बात को बराबर एड्रेस भी कर रहे थे अपनी तमाम मंचीय भाषणों से। वो किन्हीं जगहों पर जा रहे थे, जैसे सासाराम के भीतर सुना हमने, वो ताराचंडी का जिक्र करते हैं, मुंडेश्वरी का जिक्र करते हैं, मगर करवंदिया पहाड़ का जिक्र नहीं करते हैं। तो जो रोजगार के साधन है, कदवन जल परियोजना की बातचीत नहीं करते हैं। तो वो, और इससे वोटर को बहुत मतलब नहीं है ग्राउंड पर जी। तो कुल मिला के ये एक छोटा सा अटैम्प्ट था बिहार में जो इतना बड़ा उलटफेर एक हुआ उसको समझने का। चुनाव से जुड़ी हुई बातें हम आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए पंचायत टाइम्स।